Hello, good morning, all of you. Welcome to EduGrowth. I am your इकोनॉमिक्स एजुकेटर. सो आज हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था अबाउट गवर्नमेंट बजट, बट नाउ विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा आपके क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से आप करिएगा. ये वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर आज. ओके ओके बैलेंस ऑफ पेमेंट. सबसे पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहले ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. सिस्टमैटिक का मतलब बिल्कुल सिस्टम से ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना. सिस्टमैटिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट से रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है जो हमारे रेजिडेंट्स, जो हमारे इंडिया के रेजिडेंट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हुई हैं और जो बाहर के देशों में हुई हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस में कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं लोगों की, उसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली दिखाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अपनी बुक में. ओके, तो ये इसका मीनिंग है. इट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. जो मनी की ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे देश के लोगों में और जो बाहर के देशों के लोगों में, उसको ये रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. ओके, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है. इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में. बट अभी के लिए जो इंडिया और बाहर के देशों की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक कॉमन जगह पर रिकॉर्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. फॉर एग्जांपल इंडिया और फ्रांस की कोई ट्रांजैक्शंस हुई आपस में, उन्होंने कोई लेन देन किया मशीनरी का, इसने यहाँ से मशीनरी परचेज करी इंडिया ने फ्रांस से, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी ये ट्रांजैक्शन सारी की सारी? जो आपस की ट्रांजैक्शंस हैं इनकी हम एक कॉमन जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, इसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, जो हमारी देश की कंट्री में हुई और जो बाहर की देशों की कंट्री में हुई. फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, लंदन हो गया, हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस करी इनके साथ, कोई मशीनरी करी, कोई इनको लोन दिया, इन्होंने हमसे लोन दिया, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट करी इधर, तो एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, अब जो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पढ़ा था इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसका मीनिंग क्या होता है. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल. या तो इसमें टाइटल का ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया ने फ्रांस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करी, कोई टाइटल एक्सचेंज हुआ, कोई मशीनरी एक्सचेंज हुई, इंडिया ने कोई मशीनरी ली फ्रांस से, तो कोई इसमें कोई टाइटल का एक्सचेंज हो गया. ठीक है, पहले वो मशीनरी इंडिया की थी बट अब होगी फ्रांस की, तो टाइटल का एक्सचेंज हो गया. और ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हुआ. इंडिया के पास कोई गुड्स थे, इसने एक्सपोर्ट करवा लिए अपनी कंट्री में. इंडिया के पास कोई गुड्स थे, फ्रांस ने इंपोर्ट करवा लिए, तो वो गुड्स किसके हो गए? फ्रांस के. तो ओनरशिप बदल गई गुड्स एंड सर्विसेज की. कोई सर्विसेज थी, बैंकिंग की सर्विसेज थी, इंश्योरेंस की सर्विसेज थी, पहले इंडिया के पास थी बट फिर ले ली फ्रांस ने, तो अब ये आपस में एक्सचेंज होंगी सारी सर्विसेज. ठीक है, तो ये क्या होगी? ओनरशिप बदल गई. पहले इंडिया की वो सर्विसेज थी लेकिन वो सर्विसेज बाद में किसने ले ली? बैंकिंग की सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज फ्रांस ने. तो किसकी होगी वो सर्विसेज? सारी की सारी फ्रांस की. मनी एंड एसेट्स का ट्रांसफ़र हुआ, इसने कोई मनी ली इंडिया ने फ्रांस से, पहले वो मनी इंडिया की थी बट फ्रांस ने ले ली, तो ये एक्सचेंज हो गया मनी का. और एसेट का था, पहले मशीनरी कोई इंडिया की थी, बाद में ले ली फ्रांस ने. ठीक है, तो अब फ्रांस की हो गई वो. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है विजिबल आइटम्स. अब विजिबल आइटम्स का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं. दे आर मेड अप ऑफ सम और मटेरियल विच कैन बी सीन और टच्ड. ये उन मटेरियल से बनती है जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. ठीक है, ये होते हैं विजिबल आइटम्स. दे कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर्स. अगर ये बॉर्डर क्रॉस करेगी तो इसको हम देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल मशीनरी, इसको आप देख सकते हो और फील भी कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी के गुड्स हैं, उसको आप देख सकते हो और फील भी कर सकते हो. और फर्नीचर है, जो हमारे घर में फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, वो विजिबल आइटम्स के अंडर आती है क्योंकि आप उसको देख भी सकते हो और फील भी कर सकते हो. तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक कंपोनेंट है विजिबल आइटम्स. ओके, तो इस स्लाइड में हमने क्या डिस्कस किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है वो वाले आइटम्स जो एक रेजिडेंट के बीच में हुए, जो इंडिया के रेजिडेंट्स और बाहर के देशों के रेजिडेंट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुए वो एक जगह पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है?
वो ट्रांजैक्शन जिसमें ट्रांसफ़र हुआ टाइटल का या तो ओनरशिप का, गुड्स एंड सर्विसेज का, मनी का ट्रांसफ़र हुआ, एसेट्स का ट्रांसफ़र हुआ। इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं? विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब जिसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, लाइक मशीनरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया और फर्नीचर हो गया। इसके और भी कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। ओके, अब इसमें और कंपोनेंट्स है इसके इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल आइटम्स और यूनिलेटरल आइटम्स। अब इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या है? जो विजिबल आइटम्स है उनके बिल्कुल ऑपोजिट। विजिबल आइटम्स का मतलब जिनको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, राइट। बट इसको हम देख भी नहीं सकते, इन वाली इनविजिबल आइटम्स को, और फील भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सर्विसेज होगी, आप सर्विसेज को फील कर सकते हो। शिपिंग की सर्विसेज है, आपने, ये इंडिया है और ये फ्रांस है, इसने कोई शिपिंग की सर्विसेज करी, कोई शिप्स में कोई सामान इधर से इसने फ्रांस ने इंपोर्ट करवाया इंडिया से, तो इसको हम कोई देख नहीं सकते, राइट। ये कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है इंडिया की तरफ से फ्रांस को। बैंकिंग की सर्विसेज थी, पहले इंडिया के पास थी बट अब चली गई वो फ्रांस की तरफ से, फ्रांस के पास चली गई, तो ये इनविजिबल आइटम है, इसको हम देख भी नहीं सकते और फील भी नहीं कर सकते। कोई इंश्योरेंस की सर्विसेज थी, ठीक है, तो इसको हम फील नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, तो इससे हम कहते हैं इनविजिबल आइटम्स। विच आर गिवन एंड रिसीव्ड, ये सारी सर्विसेज क्या होती हैं? गिवन होती है और रिसीव्ड होती हैं, इसे हम फील भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। दे आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम्स एज दे कैन नॉट बी सीन, नहीं देख सकते और फील भी नहीं कर सकते और ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, राइट। ओके, इनविजिबल आइटम्स कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटल ट्रांसफ़र। कैपिटल ट्रांसफ़र का मतलब होता है दिस रिलेट्स टू कैपिटल रिसिप्ट्स थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट थ्रू कैपिटल पेमेंट एंड परचेज ऑफ एसेट्स। ओके, कैपिटल ट्रांसफर्स में दो चीज़ें आ जाएंगी। ओके, कैपिटल रिसिप्ट्स आ जाएंगी और कैपिटल पेमेंट आ जाएंगी। अब आपको कहीं से कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से रिसीव होगी? अगर आप कहीं से बोरो करोगे तो आपके पास इनकम आएगी, राइट। कहीं से आपने बोरोइंग कर ली, किसी और देश से आपने फ्रांस से बोरोइंग कर ली, आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी कैपिटल की, ठीक है, इनकम आएगी ना आपके पास, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। और सेल ऑफ एसेट्स, आपने कोई एसेट अपनी बेच दी, इंडिया ने अपनी कोई एसेट बेच दी फ्रांस को, तो इनफ्लो आएगा फॉरेन एक्सचेंज का, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंडर। बट कैपिटल पेमेंट कहाँ पे होगी? अगर हमने कोई कैपिटल पेमेंट करी, हमने फ्रांस के गुड्स लिए थे, हमें कोई ना कोई अब उसकी पेमेंट करनी है। हमने फ्रांस के मशीनरी ली थी 10 मशीनरी, तो उसकी अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये डिक्रीज़ कर देगी हमारे फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है, तो इस साइड आ जाएगा। परचेज ऑफ एसेट्स, हमने कोई एसेट्स परचेज करे फ्रांस के, ठीक है, हमें यहाँ पे इसकी पेमेंट लिखनी है। अब हमने कोई एसेट परचेज किया, 10 मशीनरी परचेज करी थी, उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पेमेंट्स की साइड, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज़ कर देती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज को। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स में? या तो बोरिंग होता है, यहाँ तो सेल होता है एसेट्स का। और कैपिटल पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? या तो आपकी कैपिटल पेमेंट करी आपने किसी को, या तो आपके एसेट्स परचेज हो गए। अगर परचेज हो जाएंगे एसेट्स तो क्या हो जाएगा? हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा, और अगर सेल हो जाएंगे एसेट्स तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएंगे। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का क्या मीनिंग होता है? यूनिलेटर का मतलब होता है वन साइडेड, ओके, जिसको आप तो देते हो, आपकी कंट्री तो दे रही है, बट आपको आगे से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब आप ही दे जा रहे हो, बस आगे से कोई रिटर्न नहीं आ रहा उन आइटम्स का, तो इसे हम कहते हैं वन साइडेड आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये आपसे पूछ सकते हैं कि यूनिलेटरल का दूसरा नाम क्या है? वन साइडेड ट्रांजैक्शंस इसका दूसरा नाम है। इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, इंडिया को कोई गिफ्ट रिसीव हुए फॉरेन से तो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शंस है। उस गिफ्ट्स के बदले में इंडिया कुछ देगी नहीं फ्रांस को, तो ये वन साइडेड आइटम्स के अंडर आएगा। इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस रिसीव हुए, कोई बाहर के देशों में, फ्रांस में आपके कोई फैमिली मेम्बर्स रहते थे, उसने कुछ इंडिया को दिया, इंडिया के मेंबर्स को, तो वो क्या, उसे हम क्या कहते हैं? रेमिटेंसेस। ये भी वन साइडेड ट्रांजैक्शन है, इसके बदले आप कुछ देते नहीं हो। ग्रेंट्स रिसीव हुए, ग्रेंट्स का मतलब होता है डोनेशन रिसीव हुई बाहर की कंट्रीज से हमारी कंट्री में, तो ये वन साइडेड ट्रांजैक्शंस के अंडर आएगा। ये वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं सिंस दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आदमी आपको कुछ रिटर्न में देगा, तो इसे हम कहते हैं क्या? वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, बिकॉज इसमें कोई क्लेम नहीं रखता रीपेमेंट का, आपको कोई रीपे नहीं करना वो सामान। देर ऑल्सो नोन एज यूनी रिक्विड ट्रांसफर, इसका एक और नाम है यूनी रिक्विड ट्रांसफर्स।
इसका यही मतलब है कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स है, अगर हम दे रहे हैं तो कोई हम बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आगे से, सिर्फ हम ही दे जा रहे हैं, आगे से कोई रिटर्न नहीं आ रहा। ओके, तो इसका यही मतलब है। तो इसके 3 नाम हो गए यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के, एक तो यूनिलेटरल, एक यूनिलिक्विडेड और एक वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स। ओके, यूनिलिक्विडेड and one-sided transactions. Okay, and one-sided transactions. तो इस स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया कि इनविजिबल कैपिटल और यूनिलेटरल के बारे में। इनविजिबल का मतलब वो सर्विसेज लाइक शिपिंग होगी, बैंकिंग और इंश्योरेंस होगी जिसको हम फील भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते, राइट। और कैपिटल ट्रांसफर्स का मतलब इसमें आ जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट। कैपिटल रिसिप्ट्स आपको कहाँ से रिसीव होंगी, अगर आप कहीं से बोरो करोगे तो आपके पास इनकम आएगी, सेल कर दोगे अपने सेट्स तो इनकम आएगी। और कैपिटल पेमेंट कहाँ से आएगी, वही आपने कैपिटल पेमेंट करी किसी और देश को, या तो आपने परचेज की है सेट्स, ठीक है, अगर आप परचेज करोगे तो आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के अंदर आ जाएगा गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज, आपको कहीं से गिफ्ट्स रिसीव हुए, रेमिटेंसेज रिसीव हुई, ग्रेंट्स रिसीव हुए या तो डोनेशन रिसीव हुए, इनको हम कहते हैं वन वे ट्रांजैक्शंस। क्योंकि ये कोई हम इसकी रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, हमें मिल गए हैं बट हम कोई आगे उनको बेनिफिट नहीं दे रहे दूसरी कंट्रीज़ को, तो ये आ जाएगा यूनिलेटरल के अंडर। इसका दूसरा नाम है यूनिलिक्विडेड ट्रांसफर्स। ओके, तो आपका कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। जो हम एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो लेन देन होता है हम एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं बीओपी का, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। सबसे पहले बीओपी अकाउंट्स शो द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। हमें पता चलता है कि कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड्स के और कितने इम्पोर्ट हो रहे हैं। अब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम दूसरी कंट्री को अपना माल बेचते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हैंडलूम की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, अगर हम दूसरी कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया को, लंदन को अपने वो बेच देंगे क्या चीज़, हैंडलूम की वैरायटी, तो उससे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। और दूसरी कंट्री में बहुत अच्छे अच्छे मशीनरी मिलती है, इक्विपमेंट मिलती है जो हमारी कंट्री में नहीं मिलती। अगर हम दूसरी कंट्री से वो सामान अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा लेंगे, फॉर एग्जांपल लंदन से हमने इंडिया में इंपोर्ट करवा लिया वो सामान, तो हम कहेंगे उसे क्या, इम्पोर्ट। ओके, इफ़ एक्सपोर्ट्स इज़ मोर देन इम्पोर्ट, अगर हम ज़्यादा सामान बेच रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में बजाय अपनी कंट्री में मंगवाने के, तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी लोगों की। और अगर डिमांड बढ़े तो पता चलता है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या पता चलेगा इससे कि हमारी कंट्री का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि हमें ग्रोथ पोटेंशियल का पता चलता है। सेकेंड पॉइंट था बीओपी रिफ्लेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स इन द परचेज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, हायर इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स टू अ हेल्दी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। बीओपी से ये पता चलता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी कंट्री में कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं गुड्स और स्टॉक्स और बॉन्ड्स का अमाउंट। अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे फॉरेनर्स तो उससे क्या होगा, पता चलेगा कि हमारी कंट्री का स्टेट बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेनर्स आ रहे हैं हमारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि हमारे हेल्दी स्टेट है इकोनॉमी का। ओके, तो सेकंड पॉइंट था कि हमें पता चलता है कि जो बाहर के लोग हैं कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। बीओपी अकाउंट्स ऑल्सो शो द एक्सटेंट ऑफ एफडीआई, इंक्रीज इन द जीडीपी इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें पता चलता है कि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जो बाहर के लोग हैं हमारी देश की स्टॉक्स और बॉन्ड्स में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी मतलब ग्रोथ, और अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। ओके, इंटरनेशनल बोरिंग रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ दैट कंट्री ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करें दूसरे देशों से, हमने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, ये इंडिया है और ये लंदन है, इसने ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लिया लंदन से, तो पता चलता है कि जो हमारे पास जो रिसिप्ट्स का अमाउंट आया वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग से आया है, तो वो हमारी अच्छी डिपेंडेंस शो नहीं करती, हमें दिखाती है कि हमारी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं दूसरी कंट्रीज़ के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रहे हैं और हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल बोरिंग रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ दैट कंट्री ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेम पॉइंट ही है कि जो बाहर की कंट्री में हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रहे हैं उनका अमाउंट, तो वही शो करती है कि हमारा जो पैसा आया वो बोरिंग से आया। ओके, और वो गुड साइन नहीं है।
तो क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस थी, सबसे पहले दिखाती एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेटस क्या है। अगर ज़्यादा अच्छा होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेटस तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे ग्रोथ पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। सेकंड पता चलता है कि हमारे स्टॉक्स और बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं फॉरेनर्स, ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हेल्दी स्टेट होगा और उससे ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर रहे हैं बाहर के देशों से, क्या पता चलेगा उससे कि हमारी कंट्री में मनी तो आ रही है, बट वो मनी किससे आ रही है, वो लोन लेने से आ रही है। तो हमारे पता चलेगा कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है बाहर की कंट्रीज़ पे। ओके, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी। अब जो इंडिया की ट्रांजैक्शंस होती हैं बाहर की कंट्रीज़ के साथ, उसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी क्लास 12th में और 11th में भी, तो अब उसका पूरा एक स्ट्रक्चर था कि इस साइड लाइबिलिटीज़ आएंगी, इस साइड एसेट्स आएंगी। ओके, इस साइड लाइबिलिटीज़ आप रिकॉर्ड करते हो और इस साइड एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर चलता है और इसको आप लास्ट में टोटल कर देते हो। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी एक स्ट्रक्चर चलता है, ये भी वर्क करता है डबल एंट्री सिस्टम पे। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज़ इधर रिकॉर्ड करी तो आप उसको कहीं और भी रिकॉर्ड करते हो। आप जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनाते हो तो एक जगह अगर अमाउंट क्रेडिट डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है, दूसरी जगह आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो उसको नलीफाई करने के लिए अमाउंट को। ओके, तो बीओपी अकाउंट्स भी डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करते हैं। इसमें इसकी दो साइड्स आ जाएंगी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऑल इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन दिस साइड। अगर आपको इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का, आपको फॉरेन एक्सचेंज आया है दूसरी कंट्रीज से, ये इंडिया है और ये लंदन है, आपको लंदन से फॉरेन एक्सचेंज आया है, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, आपके पास पैसा आया है तो आप रिकॉर्ड करोगे उसको क्रेडिट साइड में। ओके, डेबिट साइड का मतलब हो जाएगा कि आपको आउटफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, आपने बाहर के देशों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दिया, ये इंडिया ने लंदन को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया। ठीक है, तो इंडिया से पैसा चला गया तो वो कहाँ पे आ जाएगा, इसके डेबिट साइड में, क्योंकि आउटफ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज का, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आ जाएंगी, अगर इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आ जाएंगी, अगर आउटफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का तो हम रिकॉर्ड कर देंगे उसे डेबिट साइड। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर देख लिया कि कौन कौन से बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से स्ट्रक्चर चलता है, इसमें दो साइड्स होती है क्रेडिट और डेबिट। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड। ओके, इट रेफर्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। इसमें हम सिर्फ विजिबल आइटम्स की स्टडी करते हैं। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करी थी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। ओके, कैपिटल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, राइट। बट हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स किसके, विजिबल आइटम्स के। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स तो रिकॉर्ड होंगे बट किसके, विजिबल आइटम्स के। अब विजिबल आइटम्स कौन कौन से होते हैं जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसको अगर इसका आपस में लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शंस का एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इसका सरप्लस कब होगा, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से। डेफिसिट होगा कि जब इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, और इक्वल होगा जब एक्सपोर्ट इक्वल है इम्पोर्ट के। ओके, तो इस स्लाइड में आपने क्या क्या डिस्कस किया कि बीओपी के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। एक होती है क्रेडिट साइड और एक होती है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि सारे इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज से, जो जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है बाहर की इंडिया को बाहर की कंट्री से, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में जो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है, जो जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा है बाहर की कंट्रीज में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का डिफरेंस तो रिकॉर्ड होगा, बट सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। ओके, विजिबल आइटम्स का मतलब जिसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर। ठीक है, और इसका सरप्लस कब अटेन होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो सरप्लस हो जाएगा। जब इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या हो जाएगा, इसका डेफिसिट में चलेगा, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं सामान बट हमारे सामान एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे इक्वल में चल रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
डिफरेंस स्टडी करेंगे। हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिस्कस कर लिया और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी डिस्कस कर लिया, और हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंस। ओके, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स का। एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का डिफरेंस तो स्टडी करेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स का। विजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? जिनको हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो अगर हमने एक्सपोर्ट किया मशीनरी का दूसरे देशों को, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है और ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंडर आ जाएंगी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस? विजिबल भी, इनविजिबल भी, कैपिटल ट्रांसफर्स भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी, ठीक है। बट इसमें सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड होते हैं विजिबल आइटम्स, इसमें इंक्लूड होते हैं सारे के सारे आइटम्स, कैपिटल और यूनिलेटरल। तो बीओटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसका पार्ट है बीओपी का। इसमें सारे आइटम्स रिकॉर्ड हुए हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम रिकॉर्ड हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो सिर्फ और सिर्फ जो बीओपी है वो इसका एक पार्ट है। बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो एक कंट्री का रेजिडेंट है, इंडिया और लंदन में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं किस चीज़ की? विजिबल आइटम्स की भी, इनविजिबल आइटम्स की भी, कैपिटल ट्रांसफर्स भी हुए हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी हुए, तो हम सब सारे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ आ जाएंगी विजिबल आइटम्स। इट इंक्लूड्स विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, कैपिटल ट्रांसफर्स भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी। ओके, ये एक नैरो कंसेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, विजिबल आइटम भी, इनविजिबल आइटम भी, कैपिटल पेमेंट भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक आइटम आती है, विजिबल आइटम्स। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक सिंपल सा छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक वाइडर कंसेप्ट है, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर तो बीओटी इंक्लूड ही होता है। अगर अनफेवरेबल बीओटी आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं, अनफेवरेबल मतलब अगर इंपोर्ट ज़्यादा है हमारे एक्सपोर्ट से, अगर कोई भी चीज़ अनफेवरेबल होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से। इट कैन बी मेड फेवरेबल। अगर बीओटी फेवरेबल चल रहा है, मतलब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं हमारे एक्सपोर्ट से, तो उसको हम फेवरेबल कर सकते हैं बीओपी की हेल्प से। ओके, बट अगर अनफेवरेबल बीओपी चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ही पूरा अनफेवरेबल चल रहा है, तो बीओटी की हेल्प से वो फेवरेबल नहीं हो सकता, क्योंकि बीओटी तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। ओके, तो इसके कौन कौन से चारों डिफरेंसेस थे? एक तो फर्स्ट इसका मीनिंग आ गया कि ये डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, विजिबल आइटम्स का। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज़ है? इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी जो इंडिया और बाहर के देशों में हुई है। किस चीज़ की? विजिबल आइटम्स की, इनविजिबल आइटम्स की, कैपिटल ट्रांसफर्स भी आ जाएंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आ जाएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स आएंगे, इसमें सारे आइटम्स आ जाएंगे। ये एक नैरो कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, और ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम फेवरेबल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीओपी। बट अगर पूरा बीओपी ही अनफेवरेबल चल रहा है तो उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की हेल्प से नहीं कर सकते। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं ये एग्जाम में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्पोनेंट्स ऑफ बीओपी। अब बीओपी कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स? हमने डिस्कस किया कि करंट अकाउंट भी एक कॉम्पोनेंट है बीओपी का, और कैपिटल अकाउंट भी एक कॉम्पोनेंट है। हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्स में। हमने पढ़ लिया कि जो करंट अकाउंट में इनफ्लो, हमने पहले डिस्कस किया था कि डेबिट और क्रेडिट साइड होती है बीओपी में। डेबिट साइड के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी कि जो आउटफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, अगर फॉरेन एक्सचेंज गया है हमारे इधर से, इंडिया से। बट क्रेडिट साइड के अंदर जब इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज आया है बाहर के देशों से इंडिया में, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो इसमें आ जाएगा इनफ्लो और इसमें आ जाएगा आउटफ्लो। अब हम डिस्कस करेंगे करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट, it refers to an account which record all transactions relating to export of goods and services and bilateral transfers during the given period of time. ओके, करंट अकाउंट के अंदर वो वाली ट्रांजेक्शन्स आएंगी, इसमें आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इम्पोर्ट के गुड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री ने, इंडिया ने एक्सपोर्ट किए बाहर की कंट्रीज़ को, लंदन को गुड्स, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो वाले ट्रांजैक्शंस को? करंट अकाउंट में। और बाहर की कंट्रीज से, लंदन से हमने गुड्स कहाँ मंगवाए? इंडिया में।
तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, करंट अकाउंट में। ओके, इसमें रिकॉर्ड होता है एक्सपोर्ट गुड्स का और सर्विसेज का। इसमें गुड्स का किस चीज़ का एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड होगा, गुड्स का भी और सर्विसेज का। अगर इंडिया ने लंदन से कोई सर्विसेज ली, इंश्योरेंस की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के अंडर। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हुए, इंडिया को कोई यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मिले लंदन से, कोई गिफ्ट मिल गया, कोई वो मिल गई, डोनेशन मिल गई, ग्रांट्स मिल गए, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के अंडर। ओके, तो इन ट्रांजैक्शन से एसेट्स लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं होती। इन ट्रांजैक्शन से क्या होती है, एसेट्स और लायबिलिटी स्टेटस इम्पैक्ट नहीं होता पूरी कंट्री का। ओके, करंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स किस चीज़ का, विजिबल का, इनविजिबल का, यूनिलेटरल का और कैपिटल का। बट इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ इम्पैक्ट नहीं होती। कोई कंट्री की जो एसेट्स होती हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, वो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और लायबिलिटीज़ जो हमारी बोरिंग्स हैं उसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता करंट अकाउंट का। लायबिलिटीज़ ऑफ एसेट्स आर नॉट ईदर रेज और रिड्यूस, ना एसेट्स और लायबिलिटीज़ रिड्यूस होती हैं ना रेज होती हैं। इन अदर वर्ड्स, दीज ट्रांजेक्शन डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम्स। जो हमारे फ्यूचर क्लेम्स है उसमें कोई राइज नहीं देती है ट्रांजेक्शन्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा है और इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, कोई एसेट्स भी इंक्रीज नहीं हो रही और कोई लायबिलिटीज़ भी क्रिएट नहीं हो रही। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट रिकॉर्ड होता है, राइट। हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटल ट्रांजैक्शंस। कैपिटल ट्रांजैक्शन इसके बिल्कुल अपोजिट चलेगी करंट अकाउंट के। अगर इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस में होगा, राइट। अब डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। अब जो हमने लास्ट साइड में पढ़ा कि एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज का रिकॉर्ड करंट अकाउंट में, तो वो क्या होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब। ओके, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में सारे टाइप के गुड्स आ जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर मतलब सिर्फ और रिलेटेड है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर से, और कैपिटल गुड्स का मतलब सारे के सारे गुड्स लाइक मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर आर इंक्लूड एज मर्चेंडाइज और विजिबल आइटम्स। ओके, जो सारे के सारे गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे के सारे कहाँ पे इंक्लूड होते हैं, विजिबल आइटम्स के अंडर, क्योंकि उसको हम देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। इन द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि हम इसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं इन सारे के सारे गुड्स को, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। अब इसको हम करंट अकाउंट में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, अगर इसकी हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, अगर हमने बाहर की कंट्रीज से, ये इंडिया है राइट और ये लंदन है, इंडिया ने लंदन से कुछ ना कुछ गुड्स मंगवाए, ठीक है, उसने 100 मशीनरीज मंगवाई, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड के अंदर, क्योंकि हमें तो अगर उसने मशीनरी दी लंदन है तो हमें उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी लंदन को, तो हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, उसको नेगेटिव साइड में। अगर रिसिप्ट हुआ फ्रॉम एक्सपोर्ट से, हमने इंडिया को 100 मशीनरी सप्लाई करी, तो लंदन हमें पेमेंट तो करेगा उसकी, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड के अंडर। तो इसकी दो साइड्स हैं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएंगी वो वाली ट्रांजैक्शन जहाँ से हमें इनफ्लो हुआ है। इनफ्लो कब कब होगा, जो हमारी कंट्री में, जब हमें एक्सपोर्ट करेंगे हम दूसरी कंट्रीज से, तो हमें पेमेंट जो रिसीव होगी हम लिखेंगे कहाँ पे, वो हम लिखेंगे वो पॉजिटिव साइड में या तो क्रेडिट साइड में। बट अगर हम इसको इम्पोर्ट करवाएंगे, हम इसकी पेमेंट नहीं करने वाले, हम इसकी पेमेंट करेंगे, हमारा आउटफ्लो क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज इकोनॉमी में, तो इसका हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको नेगेटिव साइड में। ओके, बैलेंस ऑफ दीज विजिबल आइटम्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिफरेंस क्या होता है, विजिबल आइटम्स का, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मशीनरी का, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, विजिबल आइटम्स के अंडर, इसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमने गुड्स पढ़ लिए, इसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं, कैपिटल गुड्स भी आ गया और कंज्यूमर गुड्स भी आ गया। अगर इसकी हम पेमेंट करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा नेगेटिव साइड, बट इसको अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी हम रिकॉर्ड करेंगे इसको पॉजिटिव साइड। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स पढ़ लिए, हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के सर्विसेज होती हैं। शिपिंग की सर्विसेज, जिस शिप्स में अगर सामान एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ है दूसरे देशों को, शिप्स में सामान ले जाया गया है, और बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, और इंश्योरेंस की सर्विसेज होती हैं। अगर हम इन सब की पेमेंट करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज चला जाएगा। बट अगर हमें सर्विसेज मिली हैं, ठीक है, ये सर्विसेज हमने दूसरे देशों को दी हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे हम क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ कर देगा। तो इसके 2 साइड्स हो जाएंगे,
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर हमें ये जो सर्विसेज हैं हमने कहीं से मिली हैं तो हमें इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे नेगेटिव साइड। अगर हमने दूसरी कंट्रीज़ को ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो हम लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिट साइड के अंडर। ओके, क्योंकि ये हमारा इन्फ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो हमने इसमें यही डिस्कस किया अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। गुड्स में आ जाएंगे कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट साइड, और अगर इसका आउटफ्लो हुआ है तो डेबिट साइड। और सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाएंगी, शिपिंग की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, या तो इंश्योरेंस की सर्विसेज। अगर हम ये कहीं से मिली हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड। अगर हमें इसकी पेमेंट करनी तो हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के अंडर। ओके, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की सर्विसेज। ओके, और इसमें आ जाएगा फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या है। हमने लास्ट ईयर में डिस्कस किया कि 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस। अब ये कौन कौन सी कैटेगरी में आती हैं ये सारी सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर, यूनिलेटरल सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। इससे क्या होता है, या तो हमारी फैक्टर पेमेंट होती है, हम किसी को पेमेंट करते हैं, या तो हमारी इनकम जनरेट होती है, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम। In BOP accounts, monetary transactions related to factor income are split at investment income, compensation of employees. Investment income includes income on account of rent, interest and transfer. Okay. फैक्टर सर्विसेज के अंदर 2 टाइप की सर्विसेज आ जाएंगी, या तो फैक्टर इनकम, इनकम आ जाएगा, या तो आ जाएगा फैक्टर पेमेंट। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फैक्टर इनकम। अगर फैक्टर इनकम के अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ओके, और इन्वेस्टमेंट इंडर के अंदर फर्दर आ जाएगा इनकम जो मिलती है अकाउंट ऑफ रेंट, जो हमें रेंट देने पे इनकम मिलती है, तो इंटरेस्ट की हमें इनकम मिलती है, तो हमने ट्रांसफ़र किया उसकी इनकम मिलती है। तो फैक्टर सर्विसेज में कौन कौन सी आ जाएंगी, फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम में आ जाएगा हमारे कौन कौन से, इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर फर्दर आ जाएगा रेंट, इंटरेस्ट और ट्रांसफ़र की इनकम। अभी फैक्टर सर्विसेज से बिल्कुल अपोजिट चलेंगी नॉन फैक्टर सर्विसेज। इसमें आ जाएंगी सारी के टाइप की सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, बैंकिंग, सारी सर्विसेज हैं, ये हम रिकॉर्ड करेंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंडर। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट्स। अगर हमें नॉन फैक्टर सर्विसेज से कोई हमें इनकम जनरेट हुई है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट्स की साइड। अगर हमने इसकी पेमेंट करी है तो हम रिकॉर्ड करेंगे इसको नेगेटिव साइड। ओके, इसकी 2 साइड्स होती हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करवाया है, दूसरी कंट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो हमें उसका पैसा रिसीव होगा तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसको रिसिप्ट साइड। बट अगर हमें उसकी पेमेंट करनी है, हमने दूसरी कंट्रीज़ को ये इंपोर्ट करी हैं तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट साइड। ओके, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड पर्सनल रेमिटेंसेज एंड ईदर वन वे ट्रांजेक्शन। दीज रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स विच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। इसका मतलब आ जाएगा गिफ्ट्स का पैसा, हमने दूसरी कंट्री से कोई गिफ्ट रिसीव किए, डोनेशन रिसीव किए, या तो कोई रेमिटेंसेज रिसीव हुए। These refers to those receipts and payments which take place without any services in return. गिफ्ट सर्विसेज हमें रिसीव तो हुई बट हम बदले में कुछ नहीं दे रहे बाहर के देशों को। हमें कहीं से गिफ्ट रिसीव हुए, डोनेशन रिसीव हुए, रेमिटेंसेज रिसीव हुए, बट हमें क्या हो गया, हम कुछ बाहर के देशों को हम नहीं दे रहे, तो 1 वे ट्रांजैक्शन होगी। बट इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। अगर ये हमें कुछ मिल रहा है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड क्योंकि हमारा इनफ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। बट अगर हमें दूसरी कंट्रीज़ को अगर ट्रांसफ़र कर दिए ये वाली इनकम तो रिकॉर्ड हो जाएगी डेबिट साइड के अंडर। ओके, क्योंकि ये हमारी आउटफ्लो हो गया एक तरीके से। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैपिटल अकाउंट के अंडर। ये वो वाली कैपिटल अकाउंट के अंदर वो वाली ट्रांजैक्शंस आएंगी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को या तो इंक्रीज करती हैं या तो रिड्यूस करती हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ इम्पैक्ट होती हैं इन ट्रांजैक्शंस की वजह से। ओके, इट रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज इन द एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट।
ओके, ये वो वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी कंट्री के लोगों के बीच और बाहर के लोगों के बीच, जिसमें या तो एसेट्स पे फ़र्क पड़ेगा या तो लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। ओके, इट इज़ रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल नेचर। ये रिलेट करती हैं या तो क्लेम्स पे या तो लाइबिलिटीज़ की, फाइनेंशियल नेचर की। लाइबिलिटीज़ या एसेट्स पे फ़र्क पड़ेगा कि लाइबिलिटीज़ या तो हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी या तो रिड्यूस हो जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स लीड्स टू फ्यूचर क्लेम्स। जो करंट अकाउंट था वो फ्यूचर क्लेम्स नहीं होता थे उससे राइज, बट इन ट्रांजेक्शन से फ्यूचर क्लेम्स राइज होता है। कैपिटल पेमेंट इज यूज टू फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट एंड एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में कोई भी डेफिसिट चल रहा है, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो जो हम उसको कहाँ से फाइनेंस करेंगे, उसको हम फाइनेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। ओके, बट अगर करंट अकाउंट चल रहा है सरप्लस में, राइट, सरप्लस में चल रहा है, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे, उसको हम फाइनेंस करेंगे कहाँ से, कैपिटल अकाउंट के अंडर से ही। तो जो एक्स्ट्रा सरप्लस बचता है उसको हम कहाँ से फाइनेंस करते हैं, कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से और डेफिसिट में चल रहा है तो इसको हम अब्जॉर्ब करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर सरप्लस में चल रहा है, सरप्लस ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम फाइनेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो कैपिटल अकाउंट के अंडर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, जो एक कंट्री के लोगों के बीच में हुए हैं और दूसरी कंट्री के लोगों के बीच में हुए हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एसेट्स या लायबिलिटीज़ पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है, या तो एसेट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं या तो डिक्रीज़ हो जाती हैं। ओके, अब कंपोनेंट्स क्या हैं कैपिटल अकाउंट के। फर्स्ट कंपोनेंट है बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अगर हमने बोरोइंग करी है या तो लेंडिंग करी है टू एंड फ्रॉम अब्रोड, हमने कहीं से बोरो किया है, ये इंडिया है, और लंदन है, हमने कहीं से बोरो किया है, हमने लंदन से कुछ सामान बोरो किया, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरिंग फ्रॉम अब्रोड बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एटसेट्रा। अगर गवर्नमेंट ने कुछ बोरो किया है बाहर के देशों से तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बोरिंग्स के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंडर। अगर उससे हमें कुछ लोन से पैसा रिसीव हुआ है, अगर लंदन ने हमसे कुछ लोन लिया था इंडिया से तो उसकी रीपेमेंट कर दी लंदन ने, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंडर। बट अगर हमने पेमेंट कर दी बाहर की कंट्रीज़ को, अगर हमने पेमेंट कर दी बाहर की कंट्रीज़ को, राइट, तो हमारे के सारे क्या कर देंगे, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंजेस को डिक्रीज़ कर देंगी, तो उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड के अंडर। ओके, तो अगर हम उसकी रीपेमेंट कर देते हैं लोन्स की तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। बट अगर बाहर से हमें पैसा रिसीव होता है लंदन से इंडिया में, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड के अंडर। अब बोरिंग्स का मतलब क्या होता है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं बोरिंग के, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का क्या मीनिंग है, ये अवेलेबल होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो मार्केट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उस पर अवेलेबल होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ठीक है, जो अगर मार्केट पे रेट 10% चल रहा है तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होगी 10% पे ही मिलेगी। और एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% से हट के 7% हो गया कंसेशन कर करके, तो ये वाली ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंडर आएंगी। तो बोरिंग्स के अंडर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग या तो एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मतलब ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होती है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब ये कंसेशन पे भी अवेलेबल होती है। ओके, अब इसमें आ जाएगा। ओके, हमने इस पूरी स्लाइड में क्या डिस्कस किया, बोरिंग एंड लेंडिंग फ्रॉम अब्रोड के बारे में। अगर हमें कोई पैसा रिसीव होता है बाहर की कंट्रीज से उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, अगर हमें पैसा देना होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के अंडर। ओके, और बोरिंग्स का हमने मीनिंग डिस्कस किया। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का मतलब ये अवेलेबल होती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है तो इसी पर रिकॉर्ड होगी। और एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी अवेलेबल होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओके, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज, real estate in India, etc. Such investment from abroad are included in private side as they bring foreign exchange. It includes investment by the rest of the world in the share of Indian companies. Okay, ये इंडिया है,
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, रियल एस्टेट इन इंडिया इन्वेस्ट किया, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, क्योंकि बाहर की कंट्रीज कुछ पैसा ही लेकर आएंगी इंडिया में, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड के अंडर, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा। बट अगर बाहर की इंडिया के लोगों ने बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट किया, तो इंडिया का जो पैसा था वो चला गया, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के अंडर। ओके, सच इन्वेस्टमेंट टू अब्रोड आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड एज ए लीड टू आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। इन ट्रांजेक्शन से क्या होता है, आउटफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के अंडर। ओके, अब इन्वेस्टमेंट के फर्दर 2 टाइप्स हैं, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का मीनिंग होता है इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट गिव्स अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ परचेजर ओवर दैट एसेट। अगर किसी आदमी ने कुछ एसेट परचेज किया और उसको डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया उस एसेट का, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, आपने कोई मशीनरी परचेज करी, आपने उसकी जो पेमेंट करी आपकी वो मशीनरी होगी, आपने उसकी पेमेंट करी 1 लाख की, आपकी मशीनरी होगी, तो वो आपका हो गया, उसको हम कहते हैं एफडीआई का अमाउंट। पेमेंट भी करी और आपका अमाउंट भी, आपका मशीनरी भी आपको उसी टाइम पे मिल गई। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एन एसेट सच दैट इट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट टू द परचेजर। एसेट ने वो जो आदमी है उसने परचेज तो किए वो वाले एसेट्स, बट उसको कोई डायरेक्ट उसको कंट्रोल नहीं मिला। फॉर एग्जांपल उसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट किया, उससे क्या हुआ कि उसको वो तो मिल जाएंगी, एसेट्स तो मिल जाएंगी, बट उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं मिलेगा जैसे उसको मशीनरी के केस में मिला था। ओके, अब इसके अदर कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई डिपॉजिट्स का मतलब होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एनआरआई डिपॉजिट्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाउएवर अ सेट ऑफ क्वेश्चन इज एसेंशियल, ओनली सच एनआरआई डिपॉजिट्स आर टू बी कंसीडर्ड विच आर मेड इन द डोमेस्टिक कंट्री। एनआरआई क्या होते हैं, जो होते तो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं बट रह रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में, बट कैपिटल अकाउंट के अंडर हम वो वाला ही इंक्लूड करेंगे पैसा जो डिपॉजिट्स हुए एनआरआई के डोमेस्टिक कंट्री में। फॉर एग्जांपल एनआरआई ने कोई पैसा भेजा बाहर की कंट्री से सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया वाला जो अमाउंट है उसको ही कंसीडर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर। दस अ नॉन रेजिडेंट शुड मेक डिपॉजिट्स इन इंडिया, जो बाहर की कंट्रीज़ में रह रहा है बट रेजिडेंट था इंडिया का। ओके, नॉन रेजिडेंट है बट एक्चुअल में सिटीज़न है इंडिया का, अगर उसने इंडिया में कोई डिपॉजिट्स करे हैं तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इंडिया कैपिटल अकाउंट के अंडर। इट ऑल्सो नीड्स टू बी नोटेड दैट गवर्नमेंट मनी सेंड बाय एनआरआईज टू देयर फैमिलीज इन इंडिया is to be treated as current transfers and is to be recorded in the current account of POP. अगर ये एनआरआई है, इसने कोई अमाउंट भेजा इंडिया में, उसकी फैमिली रहती थी, ये पूरा परिवार था, जो एक आदमी था ये रहता था बाहर लंदन में, और इसका जो इंडिया में रहता था उसने कुछ अपना अमाउंट भेजा इस लोगों को, एनआरआई ने इंडिया को, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे करंट ट्रांसफर्स के अंडर। ओके, ये और इसको रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट के अंडर। करंट ओके, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लास्ट स्लाइड में करंट ट्रांसफर्स का, तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओनली डिपॉजिट्स हेल्ड बाय एनआरआई इन द डोमेस्टिक कंट्री, जो एनआरआई में डिपॉजिट्स होते हैं डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, जो इंडिया में उसके डिपॉजिट्स होते हैं, वही इंक्लूड करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंडर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट बैंकिंग कैपिटल। ये भी एक कॉम्पोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। It is yet other component of capital account. It refers to foreign assets held by the commercial banks. जो commercial banks है SBI, PNB, जो हमारी कंट्री के, उसने कोई foreign assets होल्ड कर रखे हैं बाहर के देशों में, तो उससे हम इंक्लूड करेंगे बैंकिंग कैपिटल के अंडर। Owing to drawdown of foreign assets of the commercial banks converting their foreign assets into liquidity, inflow foreign exchange domestic country tends to rise. जो फॉरेन एक्सचेंज का ड्रॉडाउन हुआ है कमर्शियल बैंक्स की तरफ से, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, जो फॉरेन एसेट्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करवा देते हैं लिक्विडिटी में, मतलब मनी में कन्वर्ट करवा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, इनफ्लो हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का। ओके, और इंक्रीज हो जाता है इनफ्लो। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का क्या मीनिंग है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बीओपी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट इज अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये भी एक कॉम्पोनेंट है कैपिटल अकाउंट का। इट राइज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट इमीडिएट पेमेंट। अगर इंडिया ने बाहर की कंट्रीज़ में कोई पेमेंट की परचेज़ करी है, मशीनरी परचेज़ करी है, बट उसकी कोई पेमेंट नहीं करी, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे
कहाँ पे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंडर। इट्स लीड्स टू शॉर्ट टर्म डेट। अगर हमने कोई सामान बोरो करा है लंदन से, ठीक है, बट उसकी पेमेंट नहीं करी, तो ऑब्वियसली हमें उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे डेट बढ़ जाएंगे, विच लीड्स टू आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। तो उसकी जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा आउटफ्लो बढ़ जाएगा और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड के अंडर। ओके, इट इज़ रिकॉर्ड इन कैपिटल अकाउंट विद द नेगेटिव साइड, मीन्स डेबिट साइड। अगर इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड के अंडर। ओके, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। द फॉरेन एक्सचेंज, द फॉरेन एसेट रिजर्व्स the financial assets of the government. If overall balance is positive, it causes increase in financial reserve. If overall balance is negative, it causes decrease in official reserves. जो फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एसेट रिजर्व है, वो भी एक एसेट माना जाता है गवर्नमेंट का। अगर इसका जो बैलेंस है पॉजिटिव होता है तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में। अगर इसका बैलेंस होता है नेगेटिव तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में। ओके, तो अगर हम फॉरेन रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट रिड्यूस करवा लेते हैं तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव साइड के अंडर। अगर इसका कुछ एडिशन हो जाती है रिजर्व्स की, हम इसमें कुछ सामान जोड़ देते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे नेगेटिव साइड। ये इसका सिस्टम बिल्कुल उल्टा चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड के अंडर, और कोई आउटफ्लो हुआ है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे नेगेटिव साइड के अंडर, राइट। बट इसमें उल्टा चलता है कि अगर इस अमाउंट से हमने कुछ विड्रॉ करवा लिया तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, पॉजिटिव साइड के अंडर। बट अगर कोई एडिशन होगी इन रिजर्व्स में तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे नेगेटिव साइड। इट ऑल्सो नीड्स टू बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व्स इज टू बी रिकॉर्डेड इन BOP अकाउंट, नॉट रिजर्व। अगर रिजर्व्स में कोई चेंज हुआ है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे BOP रिजर्व्स के अंडर। समटाइम्स ऑफिशियल रिजर्व्स इज शोन अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट rather than a separate account. If it is shown a part of the capital account, then BOP always balances, because increase in official reserves is indicated by negative sign, while decrease in official reserves is indicated by positive sign. Okay, जो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं हमने जो डिस्कस किए लास्ट स्लाइड में, उसमें हम कभी ना कभी दिखा देते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स को भी दिखा देते हैं। अगर ऑफिशियल रिजर्व्स को भी हमने दिखा दिया तो उससे क्या होता है, हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स को हमने दिखा दिया तो हमारा जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमेशा बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अगर कोई ना कोई डेफिसिट चल रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व अपनी हेल्प से कुछ ना कुछ उसको बैलेंस कर देता है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं इम्पोर्ट से तो जो सरप्लस आएगा वो ऑफिशियल रिजर्व ले लेगा, और जो इम्पोर्ट ज़्यादा आ रहे हैं एक्सपोर्ट से जो जो डेफिसिट आएगा वो भी वो ले लेगा, ये वाला अकाउंट ले लेगा। ओके ओके, BOP डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? BOP डेफिसिट का मतलब होता है ये चीज़ उल्टी चल रही है। BOP सरप्लस में कब होता है, जब उसके रिसिप्ट्स इक्वल होते हैं उसकी पेमेंट से। ओके, और उसमें कब चलता है सरप्लस में, जब उसके रिसिप्ट्स इक्वल होते हैं, रिसिप्ट ज़्यादा होते हैं उसकी पेमेंट से। बट डेफिसिट में चलेगा जब उसकी रिसिप्ट्स कम है उसकी पेमेंट से, मीन्स उसकी पेमेंट ज़्यादा है उसकी रिसिप्ट से ऑन ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अगर उसकी रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि अगर उसका रिसिप्ट चल रहा है इंपोर्ट करने से मशीनरी, हम बाहर के देशों में इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, हम अपने देशों में इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, ठीक है, हमने हमारे पास रिसिप्ट्स तो आई बट इंपोर्ट करने से आई मशीनरी, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगा कंट्री का। बट नेगेटिव इम्प्लेशन ये है कि अगर रिसिप्ट्स कम है हमारी पेमेंट की तो हमारी लायबिलिटीज़ भी कम है, क्योंकि हमारी पेमेंट ज़्यादा है, जो पेमेंट का अमाउंट है हमें उसका क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारी लायबिलिटीज़ को शो करता है। तो BOP डेफिसिट का मीनिंग क्या है, जो हमारी पेमेंट ज़्यादा है अपनी रिसिप्ट से। ओके, तो उसे हम कहते हैं BOP डेफिसिट में चल रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट कुछ ना कुछ इसके डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं कोई पॉइंट लेके, तो आपको ये पढ़ना है। ओके, हमने डिस्कस किया था करंट अकाउंट के बारे में और कैपिटल अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जो चेंज लाती हैं करंट लेवल ऑफ कंट्रीज़ इनकम, जो कंट्री का करंट लेवल है उसमें चेंज लाती हैं ये वाली ट्रांजैक्शंस। और ये वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं कैपिटल, ये चेंज लाती हैं कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री का कैपिटल स्टॉक है पूरी कंट्री का, इसमें चेंज लाती हैं। ओके, कैपिटल अकाउंट वाली, ये वाली लाती है करंट अकाउंट ऑफ कंट्रीज इनकम, और ये लाती है कैपिटल अकाउंट ऑफ कंट्रीज इनकम। इट इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये 2-3 साल बाद नोट होती है।
इसमें सारी आइटम्स आ जाएंगी फ्लो नेचर की। और ये स्टॉक कंसेप्ट है, इसको हम एक ही पॉइंट पे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई भी एक स्टॉक कंसेप्ट है, इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं। इसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है। इट इंक्लूड्स ऑल आइटम्स एक्सप्रेसिंग चेंजिंग इन स्टॉक। जो चेंजेस इन स्टॉक में सारी की सारी आइटम्स हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं कैपिटल अकाउंट के अंडर। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी? विजिबल ट्रेड हमने लास्ट लाइन में डिस्कस किया था, इसका मतलब है जिसको हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। इनविजिबल का मतलब सर्विसेज आ जाएंगी। रिलेटरल का मतलब होता है कि गिफ्ट्स मिल गए हमें, ग्रेंट्स मिल गए, डोनेशंस मिल गई, और इनकम की रिसिप्ट्स आई हैं या तो हमने पेमेंट करी है। ओके। और कैपिटल अकाउंट के अंडर आ जाएगा बोरिंग्स या लेंडिंग, हमने बोरो करी दूसरी कंट्री से या तो हमने दूसरी कंट्रीज़ को लेंड किया, या तो इन्वेस्टमेंट करी दूसरी कंट्रीज़ में या तो दूसरी कंट्रीज़ ने हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, या तो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका चेंजेस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है, ये फ्लो कंसेप्ट है। इसमें आ जाएगा विजिबल ट्रेड, इसमें आ जाएगा इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसमें बोरिंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का क्या मीनिंग होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज़ में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक पॉइंट पूछ लेता है आपको पूरे एमसीक्यूज़ में ये वाला, तो इसके अच्छे से करना है इसको, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका बोर्ड में, तो इसको बहुत अच्छे से करना, ये पूरे अच्छे से लर्न कर लेना सारे कंपोनेंट्स। ओके। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, autonomous transactions refers to those economic transactions which take place due to some profit motives such as profit motive. ओके। फॉर एग्जांपल आपने पिछली में करंट अकाउंट बनाया था बीओपी में, और कैपिटल अकाउंट बनाया था जिसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपने करी थी, एक्सपोर्ट किया था गुड्स का, इंपोर्ट किया था, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हुए थे, सर्विसेज हुई थी। अगर आप उनको कहीं किसी प्रॉफिट के मोटिव से कर रहे हो ना इन सारी ट्रांजैक्शंस को, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? ऑटोनॉमस के अंडर। ओके, ये सिर्फ होती हैं प्रॉफिट मोटिव से। These refers to transactions which are undertaken to cover deficit और surplus in autonomous transactions. अगर इन ट्रांजेक्शन्स में कुछ ना कुछ डेफिसिट या सरप्लस आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट का अमाउंट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो उसको हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे? जो एब्जॉर्ब कौन करेगा अमाउंट? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो जो डेफिसिट में चल रही है चीज़ को हम कहाँ से फाइनेंस करेंगे? अकोमोडेटिंग की हेल्प से। जो डिफरेंस आ रहा है एटोनॉमस में उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है। दे आर इंडिपेंडेंट टू द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीओपी अकाउंट से, बट ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती हैं बीओपी अकाउंट के अंडर। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो वो उसका सरप्लस अब्जॉर्ब कर लेगी, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो क्या होगा? डेफिसिट अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो सरप्लस आ रहा है ना उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती है। दे टेक प्लेस इन बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ये टेक प्लेस करती है जो करंट अकाउंट के अंडर भी और कैपिटल अकाउंट के अंडर भी। ये सिर्फ और सिर्फ टेक प्लेस करती है कैपिटल अकाउंट के अंडर। दे आर द कॉज ऑफ बीओपी इनबैलेंस। बीओपी इनबैलेंस इसकी वजह से ही होता है, और ये रिस्टोर करती है, जो इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती है। दे में इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स। जो गुड्स की मूवमेंट हुई है अपनी कंट्री की और दूसरी कंट्री की, ये इंक्लूड करता है ऑटोनॉमस। बट इसमें कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, या गुड्स की या सर्विसेज की। इसको कहते हैं अबव द लाइन आइटम्स, इसको कहते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस अबाउट बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो हमने डिस्कस किया था। और करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट डिस्कस किए थे, उसमें 2 कंपोनेंट्स थे, कैपिटल और करंट। तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ करंट वाला कंपोनेंट। ओके, इट रेफर्स टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली। इसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट सिर्फ और सिर्फ गुड्स के। इट इज़ दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स। इसमें आ जाएंगे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के भी, सर्विसेज के भी और करंट ट्रांसफर्स के भी जो हमारे एक्सपोर्ट्स हुए हैं। ओके, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड विजिबल इम्पोर्ट्स। जो डिफरेंस आया है विजिबल एक्सपोर्ट्स का, हमने एक्सपोर्ट करी मशीनरी, इसको हम देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। और विजिबल इम्पोर्ट्स का जो डिफरेंस आया इसको रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड में। इट इज़ द सम टोटल ऑफ बैलेंस एंड इनविजिबल बैलेंस। ये सम टोटल होता है ट्रेड बैलेंस का और इनविजिबल बैलेंस का।
ओके, ट्रेड बैलेंस प्लस इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख ली हूँ इनविजिबल बैलेंस। अब इनविजिबल बैलेंस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? जो बैलेंस आ रहा है हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज से, फैक्टर सर्विसेज से और बैलेंस ऑन ट्रांसफर से। ओके, इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड टू फिजिकल गुड्स विच कैन बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। अगर इंडिया ने लंदन को कोई गुड्स दिए हैं और उसके बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं तो वो कहाँ पे आएंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंडर। बट ये वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये आते हैं, इट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फिजिकल गुड एज वेल एज ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। ओके, इसमें वो वाले ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे अगर इंडिया ने लंदन को कोई गुड्स दिए हैं, इसका बॉर्डर क्रॉस कर दिया, गुड्स का भी आ जाएगा और कुछ सर्विसेज दी इंडिया ने लंदन को, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। किसके अंडर? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट का और बैलेंस ऑफ ट्रेड का। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, और इसमें आ जाएगा सारा डिफरेंस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन टू गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी गुड्स की। इसमें सारे के सारे इट रिकॉर्ड्स बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। इसमें आ जाएंगी करंट अकाउंट कैपिटल दोनों ट्रांजेक्शन्स, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आएगी। पीओपी बैलेंस हो जाता है हमेशा। प्रोवाइड मूवमेंट ऑफ आरबीआई रिजर्व इज रिफ्लेक्टेड इन इट। अगर कोई डेफिसिट का अमाउंट भी आ जाएगा तो वो उसको ऑफिशियल रिजर्व अब्जॉर्ब कर लेता है। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बैलेंस तभी करेगा जब एक्सपोर्ट्स इक्वल हैं उसके इम्पोर्ट्स के। ओके, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस करंट अकाउंट बीओपी का और कैपिटल अकाउंट बीओपी का। जो हमने पूरा पढ़ा था लास्ट स्लाइड्स में करंट अकाउंट बीओपी, उसका डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स। इसमें हम देखते हैं एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का, गुड्स एंड सर्विसेज और करंट ट्रांसफर्स का। ये वाली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है कैपिटल अकाउंट एक कंट्री के बीच में और दूसरी कंट्री के बीच में जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का चेंज हुआ है। करंट अकाउंट को एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कोई अफेक्ट नहीं करता, बट कैपिटल अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट को, और कैपिटल अकाउंट कहते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स। और करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को इम्पैक्ट करता है। अगर करंट अकाउंट में कोई डेफिसिट आ जाता है तो वो बोरिंग हो जाती है। और कैपिटल अकाउंट भी इम्पैक्ट करता है करंट अकाउंट को। अगर इन्वेस्टमेंट हुई है कंट्री में तो फैक्टर इनकम जो पूरी कंट्री की है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुई है तो इंक्रीज जाती है फैक्टर इनकम। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? अगर एक्सपोर्ट्स हुए, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुआ है गुड्स का, सर्विसेज का और करंट ट्रांसफर्स का, और इसमें आ जाएगा बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ओके गाइज, दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इसको आप अच्छे से देख लेना और ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू सो मच।